गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ 20 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके जेआरएफ के लिए और नेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम ये क्लास शुरू करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय। रिसर्च की क्वालिटी हम कैसे जज करते हैं? क्या रेलेवेंस, हम क्या रिसर्च की रेलेवेंस देखते हैं? ठीक है, देखते हैं, क्योंकि रेलेवेंस क्या देखते हैं कि रिसर्च जो है वो कितना रेलेवेंट है। बट कई बार क्या होता है कि जो रिसर्च होती है वो उस टॉपिक से रिलेट तो करती है, मगर हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट समझ पाएंगे, जो किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम एक ऐसा एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि जहां पे हम अपने रिसर्च को कुछ परसेंट, जैसे कि हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सी 5% ये मान के चलते हैं कि हमारी जो रिसर्च होगी वो गलत हो सकती है। हम ये हाइपोथेसिस बना के चलते हैं कि 5% हमारी जो रिसर्च है वो गलत हो सकती है। तो इससे क्वालिटी कैसी है वो हमें पता नहीं लगता कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च। बिल्कुल, क्योंकि जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं रिसर्च को करने के लिए, वही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है रिसर्च की हम जज कर सकते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। डेप्थ ऑफ द रिसर्च, हम कितनी डेप्थ में गए हैं रिसर्च की, ये कोई इतनी मायने नहीं रखता। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कई बार क्या होता है कि जो रिसर्चर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो भी एडॉप्ट कर लेते हैं मेथड, जो मतलब कंडक्ट करना होता है रिसर्च को, वो मेथड कई बार गलत चूज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो रिसर्च की क्वालिटी होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है, मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च। मेथडोलॉजी कौन सी अडॉप्ट करी गई है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग periodical is specifically meant for publishing research work। तो इसमें क्या होगा, क्या मैगजीन के थ्रू हो सकता है, मोनोग्राफ्स या जर्नल या बुक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स कैसे, तो जर्नल कैसे, जर्नल क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो उसको पब्लिश करते हैं, जर्नल को जर्नल में लिखते हैं हम लोग, उस रिसर्च जो भी हमने करी है उसको वेल डिफाइन करते हैं और उस जर्नल को हम लोग पब्लिश करवाते हैं। तो इसका जो सेकंड का आंसर है वो क्या है, जर्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्चुअल में होती क्या है, मैं आपको बता दूं। हमारे पास ना दो वेरिएबल होते हैं। अगर आपने रिसर्च के आगे पहले बेसिक पढ़ा है तो आपको मैं बता दूं, शायद आपको पता भी होगा, मैं बता भी देता हूं। चलो, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल्स हैं हमारे, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट में चेंज करके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग चेंज करके देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है। तो इसके ऑप्शन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग चेंज करते हैं। मैनिपुलेशन, बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें चेंज करते हैं, मैंने भी बताया, चेंज करके इसका इफेक्ट इसमें देखते हैं कि कितना चेंज आया है। ठीक है, तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड रिसर्च क्वेश्चंस आर। जो गुड रिसर्च है क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो मतलब किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, क्या क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड एथिकल होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं, और एथिकल होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट, एथिकल नहीं। ठीक है,
चलिए अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन, पहले ऑप्शन सभी देखते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे हम लोग क्या है, क्योंकि ऑप्शन हम सभी देखेंगे उसके बाद हम एक्चुअल में डिफाइन कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड इंक्लूड ए हाइपोथेसिस, बिल्कुल भी नहीं। हाइपोथेसिस हम लोग ये तो देखो, रिसर्च तो करने से पहले ना, रिसर्च हमने जब कर ली तो उसके बाद उस चीज का कोई फायदा नहीं। फिजिबल, क्लियर एंड एथिकल नहीं, इसका आंसर क्या है? फिजिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट एंड एथिकल। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो ये आंसर हो सकता था, ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंट, एथिकल एंड क्लियर ए ऑप्शन था ये हो सकता था, मगर सेकंड में क्या कहता है वो फिजिबल भी होना चाहिए। तो फिजिबल होगा, इसकी वजह से जो रिसर्च के क्वेश्चन है उसको हम गुड कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन? इनमें से, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो डाटा कलेक्शन में हम लोग यूज नहीं करते? क्वेश्चनर यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू बिल्कुल, क्योंकि हम इंटरव्यू लेते हैं, वो चाहे डायरेक्ट इंटरव्यू हो चाहे वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल भी नहीं। क्यों? एक्सपेरिमेंट करके हम लोग नहीं देखते। अगर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखेंगे तो वो तो उसे हम मतलब डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे, वो हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई रिजल्ट निकल रहे हैं, हम तो रिजल्ट ही ड्राइव कर दे रहे हैं ना, तो हम वो रिजल्ट ड्राइव नहीं हो रहा, रिजल्ट ड्राइव नहीं करना हमने। यहाँ पे डाटा कलेक्शन का मेथड पूछा है, तो डाटा कलेक्शन के ये 3 मेथड हैं, ये डाटा कलेक्शन के मेथड होते हैं, मगर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं होता। चलिए नोट पूछा, यहाँ पे नोट का ध्यान रखना आप बहुत। चलिए 6th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू मेक यूज ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट का किसमें यूज होता है ना? चलिए, क्या सेमिनार में हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं? नहीं। क्यों? सेमिनार में तो एक नॉलेजेबल पर्सन आएगा, वो खड़ा होगा स्टेज पे और वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो उनको बताएगा। सिम्पोसिज्म में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या वेब कॉन्फ्रेंस जो होती है, देखो वेब का एक्चुअल में मीनिंग ही यही है कि इंटरनेट है ना, वेब का मतलब ही इंटरनेट है। और कॉन्फ्रेंस हम लोग जिस तरह फोन पे कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, देखो अब फोन पे हमने मान लो कि 6-7 फ्रेंड्स ने हमने फोन पे बात कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोन कॉन्फ्रेंस करना। हम कहते हैं ना, एक फ्रेंड को फोन किया, रुक भाई 2 मिनट रुक, मैं आगे बढ़ना दूसरे वाले को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, फिर दूसरे को होल्ड पे रखते हैं, फिर कहते हैं रुक मैं तीसरे को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, या उसको कहते हैं कि तू होल्ड पे रख के चौथे को तू कॉन्फ्रेंस पे ले ले, है ना। तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना भी, हम लोग कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंस क्या होता है? वो तो फोन पे हो गया। अब इंटरनेट के थ्रू जब कॉन्फ्रेंस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेब कॉन्फ्रेंस। चलिए 7th। एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो कोरिलेशन क्या हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट ये समझ पाएंगे, मगर जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं वो कोरिलेशन का मतलब शायद ना पढ़ा हो या रिसर्च में कहीं पहले ना पढ़ा हो, तो कोरिलेशन का मतलब एक्चुअल में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, एक बार जिसने पढ़ा है उसका रिवाइज हो जाए, जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन एक चीज है जिसमें हम एसोसिएशन मतलब रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं किन्हीं 2 वेरिएबल्स में। एग्जाम्पल, जैसे क्या पानी, जो बारिश है, बारिश की वजह से खेतों पे या कह लो या फसलों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब हम रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं बारिश का और फसल का। तो अगर उस ज्यादा बारिश होने से फसल ज्यादा बढ़ रही है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन। अगर ज्यादा बारिश होने से फसल कम हो रही है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। अगर उन दोनों में कुछ भी नहीं चेंज आ रहा तो उसे हम कहते हैं जीरो रिलेशन। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है? एक वेरिएबल के चेंज होने, एक वेरिएबल को इंक्रीज होने में दूसरे वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज कैटेगरियल वेरिएबल? कैटेगरियल क्या होता है? कैटेगरी हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो हम कैटेगरी बना देते हैं और कैटेगरी को कौन सा इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं? एज,
ठीक है, किसी की एज है 10 साल, किसी की है 11 साल, किसी की 12 साल, ये कैटेगरीज बन गई। एनुअल इनकम के हिसाब से बना सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है। ग्रेड पॉइंट एवरेज, उसके हिसाब से भी। रिलीजन, अब क्या रिलीजन क्यों आंसर है इसका? आंसर देखो मैं बता दूं, इसका रिलीजन है। रिलीजन आंसर क्यों है? क्योंकि हम रिलीजन क्या होता है, रिलीजन अलग अलग डिफाइन होते हैं, उसमें ना हेट्रोजीनियस देखते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एज क्या है? एज में तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो सेम एक तरह के हों, है ना, मतलब एज चाहे 11th क्लास के बच्चे की है, चाहे 12th क्लास के बच्चे है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं सेम भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं तो हो सकते हैं ना सेम। रिलीजन एक्चुअल में एक कैटेगरी एक बना दी गई है भी, मतलब ये कैटेगरी, जिस तरह अब सिंपल एग्जांपल लो, छोड़ो, जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ पे कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एक वैसे भी कैटेगरी बनाई देती है ना कि इस कैटेगरी वाले इनको इतने % कंसेशन मिलेगा, है ना, या BC-A वाले या BC-B वाले या SC कैटेगरी को, है ना, ये बना दिया गया, एक रिलीजन या रीजन बना दिया गया कि इस कैटेगरी को इतने % कंसेशन मिलेगा, है ना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कैटेगरिकल वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज और आर नॉट बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट? ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। बिब्लियोग्राफी जो फॉर्मेट होती है वो ना हमारी 3 तरह की होती हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला होता है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसमें हम ना बुक्स का हवाला देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं? रेफरेंस लिस्ट। हम ना जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें बिब्लियोग्राफी एंड में होता है। आप अपने किसी भी बुक में देखो, उसमें लगभग सभी बुक्स में बिब्लियोग्राफी मिलती है, जो अच्छे मतलब ऑथर्स की लिखी हुई होती है। तो उसमें क्या लास्ट में होता है बिब्लियोग्राफी कि भी हमने कहाँ से रेफरेंस लिया, क्या क्या किया। तो जो APA फॉर्मेट है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसमें हम रेफरेंस देते हैं, लिस्ट ऑफ रेफरेंस देते हैं, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स का हमने हवाला लिया, ठीक है। दूसरा होता है MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में हम ना वर्क साइटेड, मतलब जहां से हमने वर्क किया है भाई, हमने किस मंथ में से डाटा उठाया, अभी हमने जो वर्क किया है वो कहाँ से उठाया हुआ है ना, कितने पेज उस चीज़ से इंक्लूड करें। अगर बाई चांस मान लो कि हमने ना किसी न्यूज़पेपर से या मैगजीन से कोई चीज़ उठाई है, तो उसके कितने पेज वहाँ से कॉपी किए हैं, उस चीज़ का हवाला हमने MLA में देना होगा। जो MLA होता है उसकी फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है। थर्ड होता है CMS, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, ठीक है। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल में क्या होता है? ये एक तरह की ना फुट नोट्स वगैरह में हम लोग देते हैं। कई बार आपने देखा हो तो अपने बुक के नीचे ना जस्ट लाइन मारते हैं और उस पर ना एक स्टार बना देते हैं और स्टार में लिख देते हैं इसका मतलब ये, या ये चीज जो ये वर्ड है या ये जो स्टेटमेंट है हमने इस बुक से उठाई हुई है, तो उसी पेज के फुट नोट में हम लोग वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? नोट बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट। तो देखो मैंने अभी बता दिया, APA होता है, CMS होता है, MLA होता है, NFL कोई भी बिब्लियोग्राफी का फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? D। चलिए नेक्स्ट, शोध गंगोत्री कंटेन्स। अब आपको थोड़ी सी इसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। शोध गंगोत्री और शोध गंगा ये 2 इनिशिएटिव हैं MHRD के, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं। हम जब डिटेल में इसके बारे में नेक्स्ट अभी एक वीडियो और बनाएंगे इस रिसर्च के ऊपर, जिसमें हम स्पेशल रिसर्च के मेथड्स जो हैं उनके टाइप्स कह लो या मेथड्स कह लो, उनके लिए स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि उनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शोध गंगोत्री और शोध गंगा। शोध गंगोत्री जो होती है, शोध गंगोत्री में हम हमारे जो MHRD ने ये बनाए हैं, शोध गंगोत्री में रिव्यूड सिनॉप्सिस, जो सिनॉप्सिस होते हैं उसको सबमिट करवाना पड़ता है। और अब हर PhD स्कॉलर के लिए ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो अपने प्रोजेक्ट को या जो PDF वगैरह उनमें करके वो शोध गंगोत्री में सबमिट करवाएगा, ठीक है। अब एक होता है शोध गंगा,
ठीक है। तो शोध गंगा में क्या होता है, इसमें शोध गंगोत्री में तो मैंने बता दिया भी सिनॉप्सिस होती है। शोध गंगा में होता है जो थीसिस होती है ना हमारी, उन थीसिस को वहां पे सबमिट करवानी होती है। तो जो यूनिवर्सिटीज है ना, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो शोध गंगा में अपने रिसर्च को या जो थीसिस हैं उनको सबमिट करवाती हैं। तो क्या कहता है, शोध गंगोत्री कंटेंट, सब शोध गंगोत्री को मैंने क्या बताया, जो सिनॉप्सिस होते हैं वो हम लोग वहां पे सबमिट करवाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसर्च इज एन अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच फॉर रिसर्च इज अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। क्या ये है, या केयरफुल पेशेंट एंड सिस्टमैटिक स्टडी है, या मेयर एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है, या प्योरली फॉर एकेडमिक पर्पस है। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एक ना सिस्टमैटिक स्टडी है। क्यों? क्योंकि देखो हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, है ना। अब रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, अगर मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊं तो रिसर्च की प्रोसेस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट अ टॉपिक। फिर क्या करते हैं, उस टॉपिक को डिफाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन का मतलब है कि हम अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस एरिया में रह के रिसर्च करनी है। ठीक है, फिर उसका रिव्यू करते हैं लिटरेचर का कि हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है क्या इसके ऊपर पहले से कोई रिसर्च हुई है, अगर हुई है तो वो किस हद तक हुई है और उसके डीमेरिट्स क्या रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद डेवलप करते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे जो अब देखो हमने अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स उनसे डिफरेंट होंगे जो हमने टॉपिक में डिसाइड किए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमने तो उठा लिए थे, हाँ भाई हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, मगर यहाँ पे अब हमने रिव्यू कर लिया लिटरेचर का, है ना। भाई हमने देख लिया भी पहले क्या हुआ क्या नहीं। अब हमने डिसाइड, अब हम क्लियर हो गए कि एक्चुअल में हमने क्या करना है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल्स को और फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। जैसे भी मैंने बताया पिछले लास्ट क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि ये वाली हमारी जो रिसर्च है वो सही होगी, या उसमें हम हाइपोथेसिस सेट कर लेंगे भी ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन कि हमारा जो रिसर्च होगा वो डिज़ाइन कैसा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, तो हम वो देखते हैं। फिर उस डिज़ाइन के बाद सैम्पलिंग, भी हमारा जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर होगा या सैम्पलिंग का मेथड होगा वो किस तरह का होगा, है ना। अगर सैम्पलिंग का हमने पढ़ा हो तो उसमें हमने देखा होगा कि एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ठीक है, तो हम उसका डिसाइड करेंगे किस तरह से। अब सैम्पलिंग कर लिया, अब सैम्पलिंग के बिहाफ पे हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि किस तरह कहाँ से कैसा डाटा। अब डाटा भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो अब डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे डाटा को और एनालाइज करेंगे हाइपोथेसिस को। डाटा को परफॉर्म कैसे, मतलब उसको एनालाइज करेंगे कि डाटा कैसा है, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे भी क्या हाइपोथेसिस जो हमने सेट करी थी वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा और उसके बाद हम जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको जर्नलाइज करेंगे। जर्नलाइज का मतलब होता है कि स्पेसिफिक से जर्नल में जाना, मतलब उसको थीसिस लिखेंगे और उस थीसिस को रिपोर्ट बना के सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है रिसर्च की। अब रिसर्च की प्रोसेस है तो क्या है, ये सिस्टमैटिक स्टडी है ना, कि हमने एक सिस्टमैटिक सिस्टम बना दिया कि भी ऐसे 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 करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है। पेशेंस बहुत चाहिए इसमें, है ना, और केयरफुल होना पड़ेगा हमें। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं आपको और बताऊं, हम ना कुछ एथिक्स होते हैं कि जैसे कि हम लोग गए डाटा कलेक्ट करने, तो हम ना उनको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, मगर एथिक्स ये कहता है कि आप उनको गिफ्ट दे सकते हो मगर आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा। कैसे कि आपने डाटा कलेक्ट किया उनसे, उसके बाद आप उनको गिफ्ट दे सकते हो कि थैंक यू वेरी मच, और उनको बताना भी होगा आपको कि उनको हक भी है कि वो जो डाटा दे रहे हैं उसका कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, मगर आप उस चीज को कहीं चौथे बंदे के सामने मत बताना भाई, क्योंकि चौथे बंदे के सामने बताओगे तो उसका मतलब वो डाटा आप लीक कर रहे हो, तो ये अनएथिकल रहेगा। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अब अगर पहले आप उनको गिफ्ट दे दोगे, जैसे मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया कि उनको गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा, अगर आप पहले उनको गिफ्ट दे दोगे तो वो तो एक यूं माना जाएगा ना कि आप उनको पैसे दे के उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या चीज़ होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बहुत डिटेल में चले गए। अब देखते हैं रिसर्च का जो है वो क्या आंसर है। रिसर्च कैसी है, वो केयरफुल, पेशेंट और सिस्टमेटिक एक स्टडी होती है। चलिए 12th क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स। अभी हमने डिस्कस किया अभी सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो किस किस तरह की हैं, अभी एक प्रोबेबिलिटी और वो नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, अभी सैम्पलिंग की जो टेक्निक है वो कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, बिल्कुल होती है ना। हम टेक्निक होती है ना, एक सैम्पलिंग एक नॉन सैम्पलिंग, है ना। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसमें सैम्पलिंग की टेक्निक पूछे तो सैम्पलिंग में कौन सी आती है, एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आती है, दूसरी कौन सी आएगी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जो क्लस्टर, कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ये वाले क्वैशी सैम्पलिंग टेक्निक या नॉन सैम्पलिंग टेक्निक में आती हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फिफ्थ मतलब सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर। अब भी हमने एक पूरा देखा कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ना, मतलब उसकी हमारी रिसर्च की जो प्रोसेस है वो क्या क्या होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैसे कब कब सेट करते हैं। ठीक है, तो हम देखो, एक तो होता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हमने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में किया, मगर जो एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो हम जिसके बेस पे हम एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं, वो किसके बाद शुरू करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्योंकि हम जब रिव्यू कर लेते हैं लिटरेचर का, उसके बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअल में अब हमें करना क्या है ना। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप करके जाइएगा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, देखिए हमारे जो हम जब करते हैं रिसर्च, तो उसमें ना दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो बट फिर भी उसे रिजेक्ट कर दें। लेकिन टाइप 2 एरर क्या होता है, जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है, टाइप 2 एरर अराइज व्हेन, कब अराइज होता है। अभी मैंने बताया टाइप 2 एरर क्या होता है, जब नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स हो लेकिन फिर भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। नल हाइपोथेसिस फॉल्स, इट इज बट इट इज नॉट रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी रिस्पॉन्सेज कैन ए डिकोटोमस वेरिएबल हैव। अब डिकोटोमस एक होता है डिकोटोमस, एक होता है ट्राइकोटोमस। ठीक है, जिसमें हम 3 वेरिएबल लेके चलते हैं वो तो ट्राइकोटोमस, जिसमें डाई का मतलब भी 2 होता है ना, तो जिसमें हम 2 वेरिएबल लेके चलते हैं वो होता है डाइकोटोमस। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 2। हाउ मेनी रिस्पॉन्सेज कैन ए डिकोटोमस वेरिएबल हैव। ठीक है, तो 15th का आंसर क्या है, बी। 16 क्या कहते हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द अबव बिलोंग टू रिसर्च एथिक्स एंड शुड बी एडहेर्ड। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, बिल्कुल, अपना उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, है ना। सब्जेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसमें कि हम लोग अपने हिसाब से अपने रिसर्च को बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि अभी जैसे मैंने बताया था कि आप डाटा कलेक्ट करने गए और उस डाटा को आप किसी तीसरे बंदे के सामने बोल दे रहे हो, इसका मतलब तो आप उसकी इमेज गिरा रहे हो या आप उस डाटा को लीक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए हमें डाटा को। और जो सब्जेक्टिविटी होता है वो नहीं होना। सब्जेक्टिविटी मतलब पक्षपात करना, तो पक्षपात कभी नहीं होना चाहिए, बायसनेस कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन
ए रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड इज। जब हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं या उसका रिसर्च करते हैं तो हमें कौन सी सैम्पलिंग मेथड को यूज करना चाहिए। हेट्रोजीनियस मतलब जो अलग अलग वेरिएबल, मतलब अलग अलग उनके उसमें चेंजेस हो, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अलग अलग हों, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक को हम यूज करते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को करने के लिए, ठीक है। मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग टेक्निक ये होती है। हम इस पे ना भी एक या दो वीडियोस अभी और बनेगी जिसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और होंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होंगे और जिस तरह भी डाटा कलेक्शन के टाइप्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी है और सैम्पलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आपको जो रिसर्च है ना वो लगभग पूरा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, किन किन टॉपिक्स में से बन सकते हैं, ठीक है। तो आज की एक ये वीडियो है, अभी आने वाले टाइम में हम एक दो वीडियोज और लाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि टाइप्स कौन से हैं और सैम्पलिंग की टेक्निक क्या है, डाटा कलेक्शन क्या है। तो हम लोग वो सारा डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है क्योंकि अभी तो 31 तो डेट हो गई, अभी एक्सटेंड ही हो चुकी है, ठीक है। तो होप सो मैं मतलब जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में या अगस्त के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम पड़ा है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 18th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च। कौन सा ऐसा मेथड है जो इनमें से रिसर्च का मेथड नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें से रिसर्च का मेथड नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल है, हिस्टोरिकल बिल्कुल है। हम हिस्टोरिकल मेथड में हम लोग जाते हैं ना भाई, हिस्ट्री। अच्छा, हिस्टोरिकल के बारे में ना एक चीज़ बताऊंगा आपको। हिस्टोरिकल में जब हम रिसर्च करते हैं ना तो उसमें हम कभी भी अपनी हाइपोथेसिस सेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में वो चीज़ हो चुकी है, तो हम सिर्फ जाते हैं और उस चीज़ का रिसर्च कर लेते हैं। उसके लिए हम हाइपोथेसिस सेट नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल जो मेथड होता है वो भी एक रिसर्च का मेथड होता है। सर्वे मेथड जो है वो भी एक मेथड है, लेकिन जो ये फिलोसॉफिकल मेथड ये कोई रिसर्च का मेथड नहीं होता, ठीक है। तो नोट पूछा है तो नोट के हिसाब से आंसर क्या है, फिलोसॉफिकल मेथड। चलिए, 19th क्वेश्चन, द कार्डिनल साइंस ऑफ रिसर्च कंडक्ट इज और आर। अब इसके बारे में ना मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बताता है कि रिसर्च में क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जो फाल्सिफिकेशन होता है वो फाल्सिफिकेशन क्या होता है? फाल्सिफिकेशन में हम कहते हैं, जिस तरह कोई डाटा है, ठीक है, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, जैसे कि आपने कोई रिसर्च करी कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से स्टडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहा है या आपने देखा है या आपने अपने साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब क्या किया आपने, रिजल्ट तो निकल के आया कि नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर दिया कि वो पड़ता है, तो फाल्सिफिकेशन कर दिया आपने, फॉल्स वहाँ पे डाटा दे दिया, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फैब्रिकेशन। अब फैब्रिकेशन क्या होता है, जैसे कि ना आपके पास पॉपुलेशन जो थी वो 500 थी, ठीक है, या मान लो 5000 हमारे पास पॉपुलेशन थी। अब आपने ना डाटा कलेक्ट किया 1000 का, ठीक है, ये थी पूरी पॉपुलेशन, ये आपने सैंपल कलेक्ट किया 1000 का। इसमें से आपने जो रिसर्च किया, मतलब जिनके ऊपर आपने स्टडी करी, वो किया सिर्फ 900 लोगों के ऊपर, ठीक है। 5000 क्या था हमारा, अपना मेन पॉपुलेशन थी, उसमें से 1000 हमने सैंपल किया, 900 का हमने किया, लेकिन जो 100 बच गए,
ये जो 100 बच गए हैं ना, इन 100 पे हमने धक्के से अपनी मर्जी से स्टडी कर दी, ठीक है। जैसे हम कई बार क्या होता है, रिसर्च करने जाते हैं और ना फ़ोन नंबर्स होते हैं या जो नाम होते हैं, हमारा जब मन नहीं करता, कोई रिसर्चर होते हैं तो क्या होता है, वो अपनी मर्जी से ना आराम से बैठ के और वो कुछ भी नाम लिख देते हैं, कुछ भी नंबर लिख देते हैं कि किसको पता लगता है। तो इस तरह से करना भी, ये 100 लोगों के साथ 100 लोगों का आपने बेफालतू में जो डाटा अपनी तरफ से बना के, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन करना, ठीक है। तीसरी चीज आती है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता है आपने जो भी रिसर्च करी उसमें जो भी चीजों का यूज किया है उस चीज का रेफरेंस देना, इसे कहते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म भी नहीं कर सकते। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि हम उस चीज का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप खुद की स्टडी, आपकी खुद की प्रीवियस स्टडी, मतलब आपने जैसे अभी 2020 में कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, अभी आने वाली से जुलाई 2020 में आप कोई रिसर्च करोगे, मतलब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। तो आपने एक रिसर्च करी थी 2018 में, ठीक है, तो जो आपने 2018 में रिसर्च करी थी ना, और उसका डाटा जो आपके पास पड़ा है, उसका वो जो यूज कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। उसका वो डाटा भी आप बिना रेफरेंस के यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है प्लेगरिज्म। अब क्या कहता है, द कार्डिनल साइंस, जो कार्डिनल साइंस हैं इसके कंडक्ट रिसर्च को कंडक्ट करने के, वो कौन कौन से हैं? फाल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या है? डी, ठीक है, ये तीनों नहीं होने चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स वेरिएबल्स कैन नॉट बी रैंक्ड, ठीक है। अब वेरिएबल्स इनमें से किस में हम रैंक नहीं करते। अब इसका ना एक छोटा सा मैं आपको थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्या होता है कि वेरिएबल ना हमारे कितने तरह के होते हैं, जो ये स्केल होते हैं हमारे कितने तरीके के होते हैं, ये होते हैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, ठीक है। अब हम इसमें ना कैटेगराइज्ड होती हैं, इसमें हम कैटेगरी भी कर सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं, इक्वल इंटरवल्स में भी कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वैल्यूज में भी कर सकते हैं। तो जो नॉमिनल होता है उसमें सिर्फ कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल में हम कैटेगराइज्ड भी कर सकते हैं, रैंक्ड भी कर सकते हैं, इंटरवल होता है उसमें हम कैटेगराइज्ड भी कर सकते हैं, रैंक्ड भी कर सकते हैं और इक्वल इंटरवल्स में भी बांट सकते हैं। और जो रेशियो इंटरवल होता है, रेशियो स्केल होता है, उसमें हम कैटेगराइज्ड भी कर सकते हैं, रैंक्ड भी कर सकते हैं, इक्वल इंटरवल में भी बांट सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी ऑफ वैल्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहता है कि जो रैंक्ड है वो किसमें नहीं कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉमिनल। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि रैंक्ड हम किसमें कर सकते हैं, ऑर्डिनल में भी कर सकते हैं, इंटरवल में भी कर सकते हैं और रेशियो में भी कर सकते हैं। नॉमिनल में हम सिर्फ और सिर्फ कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉमिनल है इसमें हम रैंक्ड को नहीं कर सकते, इन तीनों में हम लोग कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ओनली फोर्थ। तो ओनली फोर्थ कौन सा है अपना? बी। तो इसका आंसर क्या है? बी। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल के, हमारे अभी वीडियोस आने वाली हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और कमेंट करिए, पूछिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो वो बताइए, कुछ हमारे पढ़ाने में प्रॉब्लम है तो वो बताइए, हम उसको भी अभी सही करेंगे, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में हम आप सभी के लिए बहुत कुछ मैटर लाने वाले हैं जिससे आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे कि हमारा जो टैगलाइन है वो है ही यही, है ना। मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारी टैगलाइन है वो है ही यही। क्या है? स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ताकि आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए और अपने फ्यूचर को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं विदा लूँगा और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं
उनमें देखिए। और अगर स्टूडेंट्स कोई +1 +2 के, बीकॉम के या एमकॉम के हैं तो उनको भी ये चैनल शेयर करिए और उनके लिए भी आगे आने वाले टाइम में फ़ायदेमंद रहेगा। और वो लोग अगर देख रहे हैं तो जुड़े रहिए, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत डिटेल्ड मैटर रहेगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।